पहला प्रश्न है, एक राज्य के राज्यपाल के संबंध में क्या सत्य है आपको बताना है। उसे कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है, उसके विवेक को प्रश्नगत किया जा सकता है, वो अपने विवेकगत कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है और मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की उच्च न्यायालय जांच कर सकता है। तो इसमें सही कथन ऑप्शन सी है। दोस्तों याद रखिएगा कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के विषय में संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो विवेकगत कार्यों के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी ठहराता हो। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक राज्य के राज्यपाल के बारे में जो सही कथन है वो ये है कि वो अपने विवेकगत कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी प्रांत के राज्यपाल को, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो कोई विवेकाधिकार नहीं है, बहुत व्यापक विवेकाधिकार हैं, कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार या विशेषाधिकार है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा किसी राज्य के राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार और विशेषाधिकार है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि राज्यपाल को मुख्यतः कुछ विवेकाधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस कर सकता है अनुच्छेद 200 के तहत, और राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है तथा राज्यपाल किसी अध्यादेश को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रख सकता है अनुच्छेद 213 के तहत। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को कौन ग्रहण करता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो सही उत्तर राष्ट्रपति। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन संबंधी प्रावधान करता है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वो ठीक समझता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, और अनुच्छेद 156(3) के अनुसार राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, और अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगला प्रश्न है, क्या एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो बिल्कुल हाँ, किया जा सकता है। आप देख सकते हैं केंद्र की तरह राज्यों में भी प्रशासन का स्वरूप संसदात्मक है। कार्यपालिका का प्रधान एक संवैधानिक प्रधान है जिसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यपाल के पद का उपबंध किया गया है, जिसमें ये व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, परंतु 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल अपनी कार्यपालिकी शक्तियों का उपयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अधीनस्थ अधिकारियों पदावली के अंतर्गत मंत्रीगण भी आते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। सामान्य रूप में राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 200। आर्टिकल 200 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वो विधेयक पर अनुमति देता है या रोक लेता है। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन या सृजन संबंधी प्रावधान करता है और अनुच्छेद 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता संबंधी प्रावधान करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान में जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के क्षमा लघुकरण की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। उसी तरह राज्यपाल के लिए ये शक्ति अनुच्छेद 161 में है। राज्यपाल की क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति अनुच्छेद 161 में वर्णित है। राज्यपाल किसी ऐसे विषय पर जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है उससे संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्ति के दंड को क्षमा या दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति राज्यपाल की अपेक्षा व्यापक है। वो सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड और ऐसे सभी मामलों में जिसमें दंडादेश मृत्युदंड है क्षमा प्रदान कर सकता है, जबकि राज्यपाल को ये शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? किसी राज्य का विधान परिषद जो है ये संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद अपने साधारण बहुमत से विधि बनाकर विधान परिषद की स्थापना या विघटन कर सकती है, लेकिन संसद किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या विघटन तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन के कुल संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 संख्या से पारित कर दे। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल कौन बनेगा? आपको बताना है। तो सही उत्तर राष्ट्रपति जिसे मनोनीत करे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल बनेगा। संविधान का अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन संबंधी उपबंध करता है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति किसी आकस्मिकता की स्थिति में राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है। अगला प्रश्न है, राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर गवर्नर यानी राज्यपाल। संविधान के प्रावधानों अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यकारी या कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं, किंतु व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करती है। संविधान के अनुच्छेद 154 और 163 के प्रावधानों का सम्मिलित निष्कर्ष ये है कि गवर्नर राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी है किसके प्रति? तो सही उत्तर विधानसभा के प्रति। संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। इस प्रकार केंद्र में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक होती है, आप जानते भी हैं। ठीक उसी तरह राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत संसदीय शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न है, किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? आपको बताना है। मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो याद रखिएगा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और यहाँ पर देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं। अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा
उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। तो चाहे उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, वहाँ के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, आपको बताना है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 2 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त संविधान में अनेक राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात को अनुच्छेद 371 में, नागालैंड को 371 क के तहत, असम को 371 ख, मणिपुर को 371 ग के तहत, सिक्किम को 371 च, मिजोरम को 371 छ, अरुणाचल प्रदेश को 371 ज और गोवा को 371 झ के तहत। अगला प्रश्न है, एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है क्या, आपको बताना है। अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है कि वो अपने दल की नीतियों के बारे में राज्यपाल को सूचित करे, जबकि मंत्रिपरिषद के सभी विषयों को सूचित करना, प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी देना और विधान विषयक प्रस्थापनाओं के बारे में सूचित करना, ये सभी मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य है, लेकिन वो अपने दल और नीतियों के बारे में राज्यपाल को सूचना नहीं देता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो सही उत्तर 403 हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा की सदस्य संख्या 60 से 500 के मध्य निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 निर्वाचित सदस्य और राज्यपाल द्वारा मनोनीत एक आंग्ल भारतीय सदस्य सहित कुल 404 सदस्य होते थे, लेकिन 2020 से आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने का प्रावधान समाप्त हो जाने के बाद अब केवल 403 निर्वाचित सदस्य हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा का गठन 11 मार्च 2022 को हुआ। 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना और विपक्षी नेता अखिलेश यादव हैं। वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या 100 है। दोस्तों, एक तथ्य महत्वपूर्ण है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किए जाने का प्रावधान 25 जनवरी 2020 से समाप्त हो गया है, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की अवधि को 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया गया, लेकिन आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान की अवधि को नहीं बढ़ाया गया है। और आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया था। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय सदस्य को विधानसभा के लिए मनोनीत कर सकता था, लेकिन ये व्यवस्था अब समाप्त हो गई है। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती उनके लिए विधि का निर्माण किया जाता है, किसके द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये है संसद। अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और वो अपने द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितना वो ठीक समझता हो। अनुच्छेद 239(2) के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकेगा। जब कोई राज्यपाल इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तो ऐसे प्रशासक के रूप में वो अपने कृत्यों का प्रयोग अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से करेगा। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर अब आपका हो जाएगा 19। कैसे? तो देखिए, वर्ष 2019 के पूर्व केंद्र शासित प्रदेशों की कुल लोकसभा सीटें जो हैं 13 थीं। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीटों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटें जो हैं ये 19 हो गई हैं। तो अब संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरी के द्वारा लोकसभा के लिए कुल 19 सदस्य चुने जाते हैं।
अगला प्रश्न है केंद्र शासित क्षेत्रों को लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित हैं? तो सही उत्तर है 20। यहाँ पर देखिए संविधान में जो लोकसभा है, संविधान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 552 में से 530 राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। निर्वाचित किए जाने का 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे। तो सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा 20, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है विधान परिषद धन विधेयक पर अधिकतम देरी कितने दिन के लिए कर सकती है? तो सही उत्तर है 14 दिन के लिए, ऑप्शन बी। केंद्र में संसद की तरह राज्य के विधानमंडल में धन विधेयक के संबंध में उच्च सदन के अधिकार सीमित हैं। विधान परिषद अधिकतम 14 दिन के लिए विधानसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को अपने पास रख सकती है। अगला प्रश्न है किसे भंग किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है कि किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद? तो सही उत्तर राज्य विधान परिषद। राज्यसभा के समान ही राज्य विधान परिषद एक अस्थायी निकाय है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता, किंतु राज्य विधानसभा द्वारा संकल्प या विशेष बहुमत पारित कर देने पर संसद विधि द्वारा उसे समाप्त कर सकती है। तो इस तरह से राज्य विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है भारत में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? आपको बताना है। विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है, आप जान लीजिए। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। संविधान में उल्लिखित है कि विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में से वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगी और विधानसभा सदस्यों की संख्या 500 से अधिक और 60 से कम नहीं होगी। अगला प्रश्न है धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो सही उत्तर राज्यपाल की अनुमति से। अनुच्छेद 199 में राज्यों के संबंध में धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 199 के खंड 3 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष ये प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत हो जाने के बाद धन विधेयक को राज्यपाल की सिफारिश से विधानसभा यानी विधान परिषद में नहीं विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसा कि अनुच्छेद 207(1) में कहा गया है कि धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है राज्यपाल के। वित्त विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक होती है। राज्यपाल की सिफारिश के बिना वित्त विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वित्त विधेयक और धन विधेयक में काफ़ी समानता है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से राज्य मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है क्या? शासन की नीति का निर्धारण, उच्च पदों पर नियुक्ति के समय राज्यपाल को परामर्श, बजट निर्माण या बहुमत सिद्ध करने के लिए समय सीमा का निर्धारण या परामर्श। तो सही उत्तर है राज्य मंत्रिपरिषद का कार्य बहुमत सिद्ध करने के लिए समय सीमा का निर्धारण या परामर्श नहीं है। दोस्तों ये कार्य किसका है? तो याद रखिएगा बहुमत सिद्ध करने के लिए समय सीमा का निर्धारण या परामर्श ये राज्यपाल का कार्य है, राज्य मंत्रिपरिषद का नहीं। राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 163(1) में स्वविवेकीय शक्ति प्राप्त है और उक्त शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल मंत्रिपरिषद को सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए परामर्श दे सकता है। अगला प्रश्न है कौन उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो ये था नहीं बल्कि थी। 15 अगस्त 1947 को भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। श्रीमती नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो आप जानते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर करता है। अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत ये वर्णित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। ये आपका सही है। कैसे? जब आप संविधान का अनुच्छेद 155 पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इसलिए राज्यपाल को राष्ट्रपति कभी भी उसके पद से हटा सकता है। राज्यपाल कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। उपर्युक्त के अधीन राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपना पद धारण करता है या ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है, आपको बताना है। विरोधी दल का नेता, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या फिर विधानसभा उपाध्यक्ष। तो सही उत्तर, राज्य विधानसभा का नेता कौन है, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताइए। राज्य विधानसभा का नेता जो होता है ये मुख्यमंत्री है। क्यों? क्योंकि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री न केवल अपनी राजनीतिक पार्टी का विधानसभा में प्रतिनिधित्व करता है बल्कि वो संपूर्ण सदन का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसे विधानसभा का नेता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद का गठन होता है कैसे? तो सही उत्तर है, राज्य विधान परिषद का गठन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राज्य विधान परिषद का गठन एक विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने गए सदस्यों से मिलकर होता है, जिनमें राज्य की नगरपालिका, जिला बोर्ड और अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारी जो संसद विधि द्वारा निर्दिष्ट करें। भारत के राज्य क्षेत्रों में किसी विश्वविद्यालय के कम से कम 3 वर्ष के स्नातक, राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं से जो है अनिम्न स्तर की पाठशालाओं में कम से कम 3 वर्ष से अध्यापन में लगे शिक्षक और राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एक निर्वाचक मंडल बनता है और इसी निर्वाचक मंडल से राज्य विधान परिषद का जो है उनके सदस्यों का गठन होता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। तो सही उत्तर राजस्थान में। राजस्थान में 1 सदस्यीय विधानमंडल है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों का अस्तित्व है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक कितनी अवधि में विधान परिषद द्वारा पारित हो जाना चाहिए? तो सही उत्तर आपका है 14 दिन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 में राज्य विधानमंडल में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का वर्णन है। धन विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात विधान परिषद को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाएगा और विधान परिषद विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयकों को अपनी सिफारिशों सहित या रहित विधानसभा को लौटा देगी। और आप जान लीजिए, अंततः सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करना विधानसभा पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल क्या होता है? निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है? तो सही उत्तर नियुक्त होता है। दोस्तों, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का गठन जिस तरह से होता है उसी तरह राज्यों की भी व्यवस्था है। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है और आप जान लीजिए कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। किसी व्यक्ति को किसी राज्य के राज्यपाल के लिए पद पर नियुक्त होने के लिए ये आवश्यक है कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कोई लाभ का पद धारण न करता हो, संघ या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में अब नहीं है, पहले था। और बिहार, आप जान लीजिए कि भारत के कुछ राज्यों में विधानमंडल 2 सदनों से मिलकर बना है। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से राज्य हैं
बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विसदनीय विधानमंडल हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को 31 अक्टूबर 2019 से समाप्त कर दिया गया था। तो जम्मू कश्मीर में अब विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल पद के समाप्ति की अनुशंसा की थी? तो ये राजमन्नार आयोग था। तमिलनाडु के द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके सरकार ने 1969 में केंद्र सरकार केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए राजमन्नार कमीशन का गठन किया। इस आयोग ने अपने प्रतिवेदन में राज्यपाल पद को समाप्त करने की अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/10, 1/3, 1/4 या 1/6? तो सही उत्तर 1/6। विधान परिषद भागतः निर्वाचित और भागतः नाम निर्दिष्ट निकाय है। परिषद की कुल सदस्य संख्या के 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। और अनुच्छेद 171 के खंड 5 में ये प्रावधान है कि राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत किया जाएगा जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन के संबंध में विशेष ज्ञान या अनुभव है। अगला है, राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु कम नहीं होनी चाहिए, कितना? तो आप जान लीजिए कि ये 30 वर्ष की जो आयु है वो कम से कम पूरी कर चुका हो। विधान परिषद की सदस्यता के लिए कोई व्यक्ति तभी एलिजिबल होगा जब वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी विधान परिषद के लिए निर्वाचित नहीं होगा जब तक कि वह उस राज्य में किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत न हो। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर एडवोकेट जनरल, ऑप्शन सी। राज्य सरकार के लीगल एडवाइजर जो होते हैं वो महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165(2) के तहत महाधिवक्ता का ये कर्तव्य है कि वो उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करें या सौंपें, और उन कृत्यों का पालन करे जो संविधान द्वारा उसे प्रदान किए गए हों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165(1) के तहत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 165(3) के तहत महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राज्यपाल अवधारित करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है कौन? मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव अधिकारी, गवर्नर या मुख्य सचिव? तो सही उत्तर है मुख्य चुनाव अधिकारी। विधानसभा जनता के प्रतिनिधियों का सदन है। इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 60 और अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। राज्य विधानसभा का चुनाव मुख्य चुनाव अधिकारी भारत का चुनाव आयोग करवाता है। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम किस अवधि के लिए वैध होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 6 माह? तो यहाँ पर पहले अनुच्छेद 213 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इस अनुच्छेद के अनुसार जब राज्य का विधानमंडल द्विसदनी होने पर दोनों सदन सत्र में नहीं हो तो राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानमंडल के पुनः समवेत होने की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर उसके द्वारा अनुमोदित न होने पर अपने आप समाप्त हो जाएगा। विधानमंडल के अनुमोदन के बाद वह 6 माह तक वैध रह सकता है। यदि विधानमंडल इसके पहले ही उसका निरनुमोदन कर देता है तो ये पहले ही समाप्त हो जाता है। तो अध्यादेश के वैध होने की अधिकतम अवधि जो है वो विधानमंडल के अनुमोदन के पश्चात अध्यादेश 6 माह तक वैध रहता है।
विधानमंडल के पुनः समवेत होने के बाद अध्यादेश अधिकतम 6 सप्ताह तक जारी रह सकता है और वैधता की अधिकतम अवधि 6 माह प्लस 6 सप्ताह, ये अधिकतम 7.5 माह हो सकता है, लेकिन 7.5 माह जो है विकल्प में नहीं है, इसलिए इसका कोई सटीक उत्तर या सटीक विकल्प नहीं होगा। अगला प्रश्न और राज्यपाल और राज्य विधानमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के टॉपिक का आखिरी प्रश्न है। एक राज्य की विधानसभा और राज्य विधान परिषद के संयुक्त सत्र का सभापतित्व कौन करता है? तो जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की सभापतित्व स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष करता है, उसी तरह विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का सभापतित्व विधानसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों में विधायी प्रक्रिया के दौरान विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं है, इसलिए कोई भी इसका सभापतित्व नहीं करता है। देखिए, पहले थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन इसमें आप जान लीजिए कि विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का कोई प्रावधान नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर सभापतित्व की बात नहीं उठती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से या राजनीति विज्ञान से आयोजित की जाने वाली विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए राज्यपाल और राज्य विधानमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित किए जाने वाले सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के लिए भी समान रूप से उपयोगी है, तो आप इसका प्रयोग अध्यापक भर्ती परीक्षा और सामान्य अध्ययन दोनों के लिए कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, एक राज्य के राज्यपाल के संबंध में क्या सत्य है? तो उत्तर है कि वह अपने विवेकगत कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है। आप जान लीजिए दोस्तों, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के विषय में संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो विवेकगत कार्यों के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी ठहराता हो। तो याद रखिएगा, एक राज्य के राज्यपाल के संबंध में सही कथन ये है कि वो अपने विवेकाधीन कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी प्रांत के राज्यपाल को, तो आप जान लीजिए कौन से विशेषाधिकार प्राप्त हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, किसी प्रांत के राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार या विशेषाधिकार प्राप्त हैं। राज्यपाल को कुछ जो विवेकाधिकार प्राप्त हैं उसमें अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस कर सकता है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है और राज्यपाल किसी अध्यादेश को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रख सकता है, और ये सभी राज्यपाल के विवेकाधिकार में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को कौन ग्रहण करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति। दोस्तों, अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन संबंधी प्रावधान करता है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकता है जो वह ठीक समझता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह राज्य जिसकी विधानसभा में एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है? तो याद रखिएगा, वह राज्य विधानसभा है सिक्किम। सिक्किम में दोस्तों विधानसभा में एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है। अगला प्रश्न है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद और राज्य विधानमंडल में किसे भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, राज्य विधान परिषद को। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य विधानमंडल में दोस्तों आप जान लीजिए कि जहां पर 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, उसमें से राज्य विधान परिषद को भंग तो नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अस्थायी सदन है, लेकिन उसे समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा?
तो याद रखिएगा आर्टिकल 155। दोस्तों अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य के गवर्नर किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? तो उत्तर है राष्ट्रपति के। आप जान लीजिए अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। अनुच्छेद 156(3) के अनुसार राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। और आप जान लीजिए दोस्तों, राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। और आप जान लीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 157 में ये प्रावधान है कि कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगला प्रश्न है, राज्य के गवर्नर की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति किसी भी राज्य के गवर्नर या राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो उत्तर है 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल जो हैं वो क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होते हैं, वो न तो निर्वाचित होते हैं न मनोनीत होते हैं। तो आप जान लीजिए न तो चयनित होते हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत में किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है, तो याद रखिएगा भारत में किसी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो बिल्कुल सही दोस्तों, किसी एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक राज्य का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। आप जान लीजिए केंद्र की तरह राज्यों में भी प्रशासन का स्वरूप संसदात्मक है और कार्यपालिका का प्रधान एक संवैधानिक प्रधान होता है जिसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यपाल के पद का उपबंध है जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही राज्यपाल हो सकता है। और आप जान लीजिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो ये है अनुच्छेद 200। आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 200 में किया गया है। अगला प्रश्न है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान में वर्णित है कहाँ पर? तो ये है अनुच्छेद 161 में। दोस्तों राज्यपाल की क्षमा आदि की शक्ति और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में वर्णित है। और इसी तरह आप जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति राज्यपाल की अपेक्षा अधिक व्यापक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी राज्य में विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो याद रखिएगा संबंधित राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। और ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये है 169। दोस्तों अनुच्छेद 169(1) के अनुसार संसद अपने साधारण बहुमत से विधि बनाकर विधान परिषद की स्थापना या विघटन कर सकती है, लेकिन संसद
किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या विघटन तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन की कुल संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 संख्या से पारित करे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल कौन बनेगा? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति, जिसे मनोनीत करे। यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल बनेगा। अगला प्रश्न है, राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा गवर्नर यानी राज्यपाल। दोस्तों, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं, लेकिन व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करती है। और संविधान के अनुच्छेद 154 और 163 के प्रावधानों का सम्मिलित निष्कर्ष ये है कि गवर्नर राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? तो उत्तर है राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। और जिस प्रकार केंद्र में दोस्तों मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक उसी तरह राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और आप जान लीजिए कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो उत्तर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है और संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय में प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें? तो उत्तर है राज्यपाल में। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल। और एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य क्या नहीं है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य ये नहीं है कि वो अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करे। मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपने दल की नीतियों के बारे में सूचना नहीं देता है, जबकि अनुच्छेद 167 के अंतर्गत राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। इसके अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों, प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं के संबंध में सूचित करता है, लेकिन मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपने दल की नीतियों के बारे में सूचना नहीं देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कौन सा कर्तव्य है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति जो कर्तव्य है वो ये है कि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों को सूचित करना, प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी देना और विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में सूचित करना। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 403। दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या 60 से 500 के मध्य निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 निर्वाचित सदस्य और राज्यपाल द्वारा मनोनीत एक आंग्ल भारतीय सदस्य सहित कुल 404 सदस्य होते थे, लेकिन 2020 से आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने का प्रावधान समाप्त हो जाने के बाद अब केवल 403 सदस्य जो हैं निर्वाचित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती उसके लिए विधि का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है?
तो सही उत्तर है संसद द्वारा। दोस्तों, अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और वो अपने द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितना वह ठीक समझता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है, या जब कोई राज्यपाल इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तो ऐसे प्रशासक के रूप में वो अपनी कृतियों का प्रयोग अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति दोस्तों अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तर है 19 सदस्य। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के 19 सदस्य चुने जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाते थे। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर की 5 और लद्दाख की 1 सीट भी इसमें शामिल हो गई। तो अब 19 सदस्य लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र शासित क्षेत्रों को लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित हैं? तो उत्तर है 20 सीटें आवंटित है। दोस्तों, संविधान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 552 में से 530 राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाने का प्रावधान है। और दोस्तों, आप जान लीजिए कि केंद्र शासित क्षेत्रों को लोकसभा में 20 सीटें आवंटित हैं। अगला प्रश्न है, विधान परिषद धन विधेयक पर अधिकतम देरी कितने समय के लिए कर सकती है? तो ये 14 दिन के लिए अधिकतम देरी कर सकती है। केंद्र में संसद की तरह राज्य के विधानमंडल में धन विधेयक के संबंध में उच्च सदन के अधिकार सीमित हैं और विधान परिषद जो है अधिकतम 14 दिन के लिए ही विधानसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को अपने पास रख सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो उत्तर है न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 सदस्य संख्या हो सकती है भारत में किसी भी विधानसभा की। अगला प्रश्न है दोस्तों, धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है धन विधेयक दोस्तों राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 199 में राज्यों के संबंध में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 199 के खंड 3 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष ये प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, और अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत हो जाने के बाद धन विधेयक को राज्यपाल की सिफारिश से विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और आप जान लीजिए कि धन विधेयक विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश के बिना कोई भी वित्त विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, वित्त विधेयक और धन विधेयक में काफ़ी समानता है, किंतु फिर भी सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। 15 अगस्त 1947 को भारत कोकिला सरोजनी नायडू को उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया और श्रीमती नायडू दोस्तों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही थीं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो गवर्नर यानी राज्यपाल द्वारा दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर करता है। अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? तो उत्तर है राज्य विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री न केवल अपनी राजनीतिक पार्टी का विचारधारा में प्रतिनिधित्व करता है बल्कि वो संपूर्ण सदन का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसे विधानसभा का नेता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद का गठन होता है कैसे?
तो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा। दोस्तों, राज्य विधान परिषद का गठन एक विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने गए सदस्यों से मिलकर होता है, जिसमें राज्य की नगर पालिका, जिला बोर्ड और ऐसे स्थानीय प्राधिकारी जो संसद विधि द्वारा विनिर्दिष्ट करे। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय के कम से कम 3 वर्ष के स्नातक, राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं से और निम्न स्तर की पाठशालाओं में कम से कम 3 वर्ष के अध्यापन कार्य में लगे शिक्षक और राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्य विधान परिषद का गठन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों, आप जान लीजिए कि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक विधान परिषद द्वारा कितने समय में पारित हो जाना चाहिए? तो उत्तर है 14 दिन में। किसी राज्य का राज्यपाल दोस्तों क्या होता है? तो किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होता है, क्योंकि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल पद धारण करता है। किसी व्यक्ति को किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए कुछ शर्तें हैं कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कोई लाभ का पद धारण न करता हो और संघ या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी व्यक्ति को किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या आवश्यक है? तो उत्तर है वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पे न हो और संघ या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर तथा कर्नाटक राज्यों में से किसमें विधान परिषद नहीं है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के कुछ राज्यों में विधानमंडल 2 सदनों से मिलकर बना है, विधानसभा और विधान परिषद। वर्तमान में 6 राज्य बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विसदनीय विधानमंडल है और जम्मू कश्मीर विधान परिषद जो है ये समाप्त कर दिया गया था और अब उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों में विधान परिषदें या द्विसदनात्मक विधायिका नहीं हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, ये राज्य कौन से हैं? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 6 राज्य द्विसदनात्मक विधानमंडल वाले राज्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र तथा बिहार में किस एक राज्य में एक सदनी व्यवस्थापिका है? तो ओडिशा में एक सदनी व्यवस्थापिका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस आयोग ने राज्यपाल पद के समाप्ति की अनुशंसा की थी? तो ये था राजमन्नार आयोग। दोस्तों, तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके सरकार ने वर्ष 1969 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए राजमन्नार आयोग का गठन किया था और इस आयोग ने अपने प्रतिवेदन में राज्यपाल पद को समाप्त करने की अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल का पद समाप्त करने की संस्तुति किसने की थी? तो राजमन्नार कमेटी ने। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो याद रखिएगा 1/6 सदस्य। विधान परिषद अंशतः निर्वाचित और अंशतः नाम निर्दिष्ट निकाय है। परिषद की कुल सदस्य संख्या के 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम नहीं होनी चाहिए। कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए। और दोस्तों, विधान परिषद की सदस्यता के लिए कोई व्यक्ति तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक हो और कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। देखिए, विधान परिषद की सदस्यता के लिए कोई व्यक्ति कब अर्हित होता है? तो वह भारत का नागरिक हो और कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को क्या कहा जाता है? तो राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल कहा जाता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165(2) के तहत महाधिवक्ता का ये कर्तव्य होगा कि वो उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य सरकार को विधिक मामलों में परामर्श कौन देता है? तो ये है एडवोकेट जनरल, जिसको कि महाधिवक्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का चुनाव कौन कराता है? तो याद रखिएगा, मुख्य चुनाव अधिकारी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि विधानसभा जनता के प्रतिनिधियों का सदन है। इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 60 और अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है। वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे या प्रत्यक्ष मतदान द्वारा विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है और राज्य विधानसभा का चुनाव मुख्य चुनाव अधिकारी यानी भारत के चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव अधिकारी कराता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानमंडल के अनुमोदन के बाद अधिकतम कितनी अवधि के लिए वैध होता है? तो ये है 6 माह। दोस्तों, आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और इस अनुच्छेद के अनुसार जब राज्य का विधानमंडल सत्र में नहीं होता है और राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसी स्थितियां विद्यमान हैं जिसमें तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है, तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानमंडल के पुनः समवेत होने की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर उसके द्वारा अनुमोदित न होने पर अपने आप समाप्त हो जाएगा और विधानमंडल के अनुमोदन के बाद वह 6 माह तक वैध रहता है और यदि विधानमंडल इसके पहले ही उसका अनुमोदन कर देता है तो वो पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो याद रखिएगा, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानमंडल के अनुमोदन के बाद अधिकतम 6 माह तक वैध रहता है और विधानमंडल के पुनः समवेत होने के बाद अध्यादेश अधिकतम 6 सप्ताह जारी रह सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश है उसकी वैधता की अधिकतम अवधि 6 माह प्लस 6 सप्ताह यानी 7.5 माह होती है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, एक राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है कब? तो जब भी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी न हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि किसी विषय पर तुरंत कार्य करने या कानून बनाने की आवश्यकता हो, तब ऐसे समय में एक राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। एक प्रश्न और है दोस्तों, किसी राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का सभापतित्व कौन करता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के अनुसार दोस्तों, राज्यों में विधायी प्रक्रिया में विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं है। तो याद रखिएगा, संयुक्त सत्र का प्रावधान ही नहीं है विधानसभा और विधान परिषद के, इसलिए इसका सभापतित्व किसी की जिम्मेदारी नहीं है। यदि ये प्रश्न पूछता है तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं है या कोई नहीं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसके अंतर्गत आपने राज्यपाल और राज्य विधानमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।